Good morning, students. I'm Manish Kumar. Today I'm dealing the topic that is amniotic fluid embolism. That is very important topic. The most of exam में आता ही है, ठीक है? See the definition. What do you mean by the amniotic fluid embolism? Amniotic fluid embolism is a pregnancy complication that cause life-threatening conditions such as heart failure. ठीक है? Amniotic fluid embolism ठीक है प्रेगनेंसी का ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है जिसमें पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है, शॉक में जाती है और मतलब उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. इट कैन अफेक्ट द मदर baby both them happen when the amniotic fluid surrounding your unborn and fetus cell hair and other debris make their way into the your blood. ठीक है. इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है दोनों में, मदर एंड बेबी में, क्योंकि इसमें क्या होता है जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है और मदर के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है. ठीक है. तो उसके कारण वो ब्लड सर्कुलेशन मदर के पूरे ऑर्गन में अफेक्ट करता है और वो शॉक में जा सकती है. ठीक है. तो उसको अच्छे से और समझने के लिए हम definition of amniotic fluid embolism. Passage of amniotic fluid into the maternal circulation leads to sudden collapse during the labor but can only be confirmed at the necropsy. ठीक है. इसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव पेन अगर वुमन को हो रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है एक्सेसिव, तो उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण उनके यूट्रस के में लेयर में टीयर हो जाते हैं छोटे छोटे. ठीक है. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, तो उसके थ्रू जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एंटर करते हैं धीरे धीरे मदर के ब्लड सर्कुलेशन में और वो एमनियोटिक फ्लूइड सर्कुलेट होने लगता है मदर के बॉडी में, तो वो कोलैप्स कर देता है. क्लियर है. जिससे वुमन शॉक में चले जाती है. ठीक है. तो वो कंडीशन कहलाएगा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. पैसेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन लीड्स टू सडन कोलैप्स. सडन कोलैप्स हो जाएगा ड्यूरिंग द लेबर बट कैन ओनली बी कन्फर्म एट द नेक्रो. हम उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या हुआ पेशेंट को, इसमें कोलैप्स में शॉक में क्यों चले गई. ठीक है. जब हम उनका अगर डेथ हो जाती है, जब नेक्रोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तब हमको कंफर्म होता है कि वुमन को एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है. क्लियर है. इसका और भी डेफिनेशन लगे वो करिए. ठीक है. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म defined as entering the amniotic fluid fetal cell, hair, other debris into the maternal circulation causing the cardiopulmonary collapse. ठीक है. क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में आप जानते हो उसमें कौन कौन से कंटेंट रहता है. फ्लूइड रहेगा. ठीक है. फीटल सेल रहेंगे, पूरे स्किन के पार्ट्स रहते हैं, हेयर रहते हैं. ठीक है. वो सब एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है. वही एमनियोटिक फ्लूइड ब्लड सर्कुलेशन में पूरा सर्कुलेट होने लगता है मदर के, तो इसीलिए वो कोलैप्स में चले जाती है. ठीक है. तो ये कहलाएगा आपका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. सेकंड डेफिनेशन भी वही है, द कंडीशन व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड एंटरिंग द मैटरनल सर्कुलेशन थ्रू द टीयर इन द मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा. ठीक है. जो मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा जहाँ से डिटैच हो रहा है वहाँ से भी, और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण टीयर हो जाते हैं यूट्रस में, उसके थ्रू एंटर में रहते हैं. क्लियर है. आप पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे वो होल बॉडी में वो सर्कुलेट होने लगते हैं, हार्ट में, किडनी में, ठीक, देन ब्रेन में, इसीलिए वो शॉक में. Now incidence amniotic fluid embolism occur in 1 in 20 to 1 in 80,000 प्रेगनेंट. बहुत रेयर होता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे केस में मदर को बचाना. ठीक है. तो 80,000 प्रेगनेंसी में एक, 20,000 में एक केसेस में होता है. ठीक है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 26 to 61% चांसेस रहता है. ठीक है. ज़्यादा रहता है चांसेस उनका डेथ रेट. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2. ठीक है. एमनियोटिक फ्लूइड जो एम्बोलिज्म है उसको 2 में डिवाइड किया है, 2 फेस में डिवाइड किया गया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड पल्मोनरी एडिमा एंड हेमरेज. ठीक है. आगे के पढ़ाएंगे हम. द वुमन में भी कम है कोमेटोजर वो. ठीक है. फेसेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड 2 में डिवाइड किया गया है, इनिशियल फेज एंड सेकंड फेज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म को. ठीक है. इनिशियल फेज मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट जैसे एंटर करता है वो ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करके सीधा हो जाता है लंग्स में. तो ठीक है. तो लंग्स में जब एंटर होता है तो वहाँ के वेन आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होने, वैसे उस पास में मतलब छोटे हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है, और हाइपोक्सिया में चले जाती है पेशेंट, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा और बीपी भी कम होने लगेगा, ठीक है। ये इनिशियल फेज में होगा, ठीक है। पल्मोनरी वासोस्पाज्म होगा, हाइपोक्सिया होगा जिससे पेशेंट हाइपोटेंशन में चली जाएगी इनिशियल फेज में। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, वुमन का जो हार्ट फेलियर है लेफ्ट साइड में ज़्यादा होने लगेगा, लोड होने लगेगा, तो उसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने के कारण क्या होगा, अनकंट्रोलेबल मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी वुमन को, और वो शॉक में चले जाएगी। क्लियर है। तो फर्स्ट इनिशियल फेज में याद रखना, जो एमनियोटिक फ्लूइड जब सर्कुलेट होकर पल्मोनरी में आता है, लंग्स में जाता है, तो पल्मोनरी वासोस्पाज्म होगा जिसके कारण हाइपोक्सिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, सिंपल। सेकेंड स्टेज में लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा, हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी सेकेंड फेज में। नाउ और क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसके कारण जनरली एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, बिकॉज ऑफ द रैपिड प्रेसिपिटेट लेबर की क्लास में भी मैंने पढ़ा है। एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 2 घंटे में ही बेबी की डिलीवरी हो रही है, ऐसे केस में पेशेंट शॉक में जा सकती है, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए उनको जानबूझ के एफर्ट लगाने नहीं बोलना है, जब उनको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उस टाइम पे ही उनको बोलना है पेशेंट को कि वो अपना एफर्ट लगाएं, ठीक है। स्पेशली मल्टीपेरा वाले केसेस में ज़्यादा होता है, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो ऑक्सीटोसिन का डोज ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उसके कारण होगा। एंड यूट्राइन ट्रॉमा, यूट्रस के लेयर में अगर ट्रॉमा है, इंजरी है, ठीक है, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड एंटर कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, वो एक कॉजेस होता है। तो दैट इज द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। Pathophysiology, amniotic fluid enter the maternal circulation. After that, it will lead the pulmonary vasospasm. After that, it will lead hypoxia. Then after that, hypotension. Then lead to cardiovascular collapse. Then lead to critical failure. After that, it will lead the pulmonary edema. Then hemorrhage. After that, coagulopathy and shock. Symptoms क्या रहेंगे पेशेंट को? Onset of acute, the sudden collapse and cyanosis, severe डिस्पनिया, अचानक से होने लगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, पेशेंट बिल्कुल ब्लूइश हो जाएगी, कलर साइनसिस होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इस कारण। दिस इज सून फॉलो द ट्वीचिंग, कन्वल्शन आ सकता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा, पेशेंट को ट्रेकिकार्डिया होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, ठीक है। इफ डेथ डज नॉट ऑकर, ठीक है, डिक हो सकता है पेशेंट को, अगर डेथ नहीं हो रहा है, डिक मतलब हैवी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी डेवलप विद इन 1 आवर लीडिंग टू जनरलाइज ब्लीडिंग, ठीक है। अगर डेथ नहीं हो रही है तो ब्लीडिंग होगी। इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए अपन को एबीजी टेस्ट कराना है, ब्लड का जो आर्टेरियल ब्लड है वो टेस्ट करने के लिए भेजना है, देखना है कि सैचुरेशन नॉर्मल है कि नहीं, ऑक्सीमिया तो नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, वो सब टेस्ट कराना है। ब्लीडिंग टाइम यूजली प्रोलॉन्ग ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए अपन को ट्रीटमेंट देना है। ईसीजी से अपन को चेक करना है राइट वेंट्रिकल फेल तो नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल था, राइट बीट फेलियर तो नहीं है, वो ऑब्जर्व करना है। एक्सरे एविडेंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा में भी टू चेस्ट एक्सरे में हमको पल्मोनरी एडिमा वो चेक करना है। लेबोरेटरी टेस्ट में अपन को डिक ऑब्जर्व करना है, उसको किसी भी तरह से प्रिवेंट करना है हैवी ब्लीडिंग को, क्लियर है। और ब्लड का क्लॉटिंग भी नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन करेंगे, पेशेंट को शॉक में जा रहा है तुरंत इंट्यूबेट करेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब से, ठीक है। और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर से अटैच करेंगे, पूरा पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटरी यूजुअली इंडिकेटेड एज द पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगी, इसीलिए उसको तुरंत इंट्यूबेट करके अपन को वेंटिलेटर में डालना है पेशेंट को। एमिनिफाइलिन 0.5 ग्राम स्लोली आईवी टू रिड्यूस द ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए अपन को एमिनोफाइलिन देना स्टार्ट करना है। आइसोप्रिलिन 0.1 ग्राम आईवी टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो एंड कार्डियक एक्टिविटी को, और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने के लिए आइसोप्रिलिन देना है। डिगॉक्सिन एंड एट्रोपिन इफ सेंट्रल वेनस प्रेशर इज रेज्ड एंड पल्मोनरी सिक्रेशन इज एक्सेसिव, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए डिगॉक्सिन एंड एट्रोपिन देना है। हाइड्रोकॉर्टिजोन 1 ग्राम आईवी फॉलोइंग by the slowly IV infusion and vasodilation improve tissue perfusion के लिए अपन को हाइड्रोकॉर्टिजोन स्टार्ट, ठीक है। बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इफ देयर इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो रही है तो उसके लिए अपन को बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन देना है, हिपैरिन देना है। अगर डिक हो रहा है
वो नहीं होना चाहिए, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिन देना है। द वुमन ऑफन प्रोग्रेसिव क्विकली टू फुल कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है तो वो अरेस्ट में जा सकती है, पेशेंट अटैक आ सकता है। रिक्वायर द एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट इंक्लूडिंग द मैकेनिकल इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन, अपन को पूरा उनको रखना ही है, ज़रूरत पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट बाय द सिजेरियन विद इन द 5 मिनट आफ्टर द स्टार्ट CPR एंड रिकमेंडेड। ऐसे कंडीशन में अपन को अगर CPR देना पड़ रहा है, मदर को बचाना मुश्किल है, ऐसे कंडीशन में तुरंत अपन को डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के थ्रू तुरंत अपन को बेबी को आउट करना है। वंस वुमन इज स्टेबल कंडीशन शी इज़ रिक्वायर्ड केयर ऑफ ICU। अगर वो स्टेबल भी हो जाती है किसी तरह से तो वो ICU में रहेगी, ज़रूरत है, ठीक है। वजाना डिलीवरी इज सेफर देन द CS इफ द बेबी इज़ नॉट येट डिलीवर्ड, ठीक है। अगर डिलीवर नहीं है तो वजाना सेफ है, लेकिन वो कंडीशन बेबी के मदर के कंडीशन के पर है, ठीक है। तो और एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।